अभी हुए हैं 20। आप पास पेपर निकालें कंसोलिडेशन के पास पेपर निकालें और जो संडे की क्लास में नोट्स दिए थे उनके साथ एक सफ़ा लगा होगा कंसोलिडेशन का हैंड रिटन पेज नंबर 1। कंसोलिडेशन का हैंड रिटन पेज नंबर 1, पेज नंबर 9। अच्छा जी, कंसोलिडेशन के पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 निकालें। भाई क्लास में आओ, पेज 242 जी। मुझे ये बताएं कि ये पी की किताबें हैं, ये एस की किताबें हैं। पी की किताबों में, किताब रखो ना सामने, पेज 242 पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1। पी की किताबों में कंसोलिडेशन पेज नंबर 9 की कॉपीज करा लो 20-25 हैंड रिटन, वो जो एक दिन जी। पी की किताबों में बताएं लोन रिसीवेबल कितना आ रहा है। लोन रिसीवेबल, गुड। पी की किताबों में लोन रिसीवेबल कितना आ रहा है? 30। किताब ऐसे करो, एस की किताबों में लॉन्ग टर्म लोन कितना पेबल आ रहा है? पेबल एस की किताबों में, एल पे हाथ रख के 72। एस की किताबों में लॉन्ग टर्म लोन पेबल कितना आ रहा है? 72। ओके, अब यहां पर ना हम थोड़े परेशान हो गए, ये क्या चक्कर है? पी कह रहा है मैंने 30 मिलियन का उधार वापस लेना है, एस कह रहे हैं, कहीं किताब की तरफ क्यों नहीं देख रहे? एस कह रहे हैं मैंने 72 मिलियन का उधार वापस करना है। ये क्या चक्कर है? ये क्या चक्कर है? अच्छा जी, अब आप भाई इन ट्रांजिट नहीं हो सकता। इन ट्रांजिट तब होता है जब लेने वाला कह रहा हो मैंने ज्यादा पैसे लेने हैं। जरा सोचिएगा, लेने वाला कह रहा है मैंने 30 रुपए लेने हैं, देने वाला कह रहा है मैंने 72 रुपए देने हैं, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी। इन ट्रांजिट पता है कब होता है? इन ट्रांजिट तब होता है जब रिसीवेबल ज्यादा हो। जरा सोचिएगा, कभी भी इन ट्रांजिट में पेएबल ज्यादा नहीं हो सकता कि पेएबल ज्यादा हो। क्या मतलब? इसने पैसे भेज दिए, इसको मिले नहीं, नहीं, ये तो ऐसी बात नहीं हो सकती। अब आगे पढ़े, वो बताएगा। पॉइंट 4 में बता रहा है क्या मसला है। अच्छा, एक चीज नोट करें, 30 के साथ उसने लिखा हुआ है लोन गिवन टू एस। क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड टू एस। 30 के साथ उसने लिखा हुआ है लोन गिवन टू एस, लेकिन ये जो 72 है इसके साथ सिर्फ प्लस लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म लोन्स, ओपन सा लफ्ज लिखा हुआ है। नीचे आए, लॉन्ग टर्म लोन वॉज ग्रांटेड टू जीएल ऑन यकम जुलाई 13, बस यकम जुलाई 13 को दिया। इट इज रीपेबल आफ्टर 5 years। आगे ना पढ़े, यहां से पता चल गया। इट इज रीपेबल अंडरलाइन आफ्टर 5 years। ये लोन एस ने कब वापस करना है? कितने साल बाद? अगर एस ने ये लोन 5 साल बाद वापस करना है तो इसका मतलब है कोई ट्रांजिट हो ही नहीं सकता वैसे भी। क्यों? उसने कोई लोन का प्रिंसिपल वापस किया है जो मिला नहीं अगले को। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एस ने पी से लोन लिया हुआ है 30 का, बाकी कोई आउटसाइड वर्ल्ड से लोन लिया होगा। यहां तक क्लियर होगी बात? तो मैं क्यों कह रहा हूं कि पी से लोन लिया हुआ है, इन ट्रांजिट तो हो नहीं सकता। लोन कितने साल बाद वापस करना है? 5 साल बाद। जब लोन 5 साल बाद वापस करना है तो इन ट्रांजिट का तो सवाल ही नहीं रहा। तो अब पी की किताबों में वाजे लिखा हुआ था कि एस से लोन लेना है, एस की किताबों में खुला सा फिक्रा लिखा हुआ था, वाजे नहीं लिखा हुआ था लोन लिया हुआ है। लेकिन नीचे जाके क्या पता चला कि वो जो लोन पी ने एस को दिया हुआ है वो एस ने 5 साल बाद वापस करना है। तो इसका मतलब है फिर ये 30 पूरा का पूरा इसी में पड़ा होगा, वापस तो कोई थोड़ा बहुत किया नहीं होगा। जितना उसने लेना होगा इतना इसने देना होगा। तो बाकी लोन इसने किससे लिया होगा? आउटसाइड वर्ल्ड से। ओके, अच्छा जी, ये बात खत्म होगी प्रिंसिपल की। और ये एंट्रीज हो चुकी हैं इनकी किताबों में। नेक्स्ट,
लॉन्ग टर्म लोन वाज इट इज रीपेबल आफ्टर एंड इट कैरीज इंटरेस्ट एट 12% पर एनम पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर ईच ईयर। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर ईच ईयर। इंटरेस्ट, जल्दी किताब निकालो। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर ईच ईयर। अच्छा जी, मुझे बताएं लोन किस दिन दिया है? 1 जुलाई 2013। अभी सवाल की तरफ देखिए, मैं सफा बांट दूंगा जी। लोन किस दिन दिया है? 1 जुलाई 13। मुझे बताएं पहले दिसंबर आएगा या जून आएगा? यकम जुलाई के बाद दिसंबर। दिसंबर में कितने महीने का इंटरेस्ट पे किया जाएगा? 6 महीने का, साल का? 6 महीने का। जून में कितने महीने का इंटरेस्ट पे किया जाएगा? 6 महीने का। कैलकुलेटर पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकालें। कैलकुलेटर पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकालें। जी, पी ने क्या एंट्री की होगी अपनी किताबों में? पी ने क्या एंट्री की होगी अपनी किताबों में? 31 दिसंबर 2013 को कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, जब इंटरेस्ट उसको मिला होगा। इंटरेस्ट इनकम की अमाउंट 30 इंटू 12% इंटू 6/12। एंट्री इज ऑलरेडी पास्ड 1.8। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो इंटरेस्ट है इसके साथ क्या लिखा हुआ है? मुआहिदे के मुताबिक। अच्छा भाइयों, ये कभी परेशान नहीं होना, पेबल का मतलब पेबल होता है। ये पेबल का मतलब पेबल नहीं होता, ये होता है मुआहिदे की इंग्लिश। मुआहिदे में लिखा होता है पेबल, पे कर दिया जाएगा, तो कुछ अजीब सी बात आगे नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है बिल्कुल टाइम पे किया जा रहा है। जी, मुआहिदे के मुताबिक किस दिन पे हुआ? आगे कुछ लिखा हुआ है कि अगले को भी मिला ही नहीं? कुछ नहीं ऐसा लिखा हुआ, बस पेबल का लफ्ज लिखा हुआ है, तो इट मींस इट इज पेड ऑन टाइम। पेबल अंडरलाइन, इट मींस इट इज पेड ऑन टाइम। अच्छा जी, भेजने वाले ने ये किया तो मिलने वाले को इंटरेस्ट कितना मिला होगा? ये भेजने वाले ने कितना इंटरेस्ट भेजा होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 1.8। क्लियर? ओ भाई इधर। अच्छा जी, 30 जून 14 जी हजरात, इस साहब को मिला होगा और इस साहब ने भेजा होगा। इस एंटिटी को मिला होगा, इस एंटिटी ने भेजा होगा। अब माय क्वेश्चन इज, इट इज ऑलरेडी बीइंग डन इन बुक्स। प्रिंसिपल 30 के खड़े हैं और इंटरेस्ट रिसीवेबल पेबल 00 खड़ा है। इंटरेस्ट रिसीवेबल पेबल 00 खड़ा है। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि इंटरेस्ट रिसीवेबल पेबल 00 खड़ा है, बिकॉज मुआहिदे के मुताबिक 6 महीने का छठे के आखिरी दिन और 7 से 12 महीने का 12वें के आखिरी दिन पे हो चुके हैं। तो अब व्हाट आई विल डू, इसको मैं नाम रखूंगा कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ एक एंट्री कर दूंगा। अब मैं ना पी की किताबों में कर रहा हूं ना इसकी किताबों में कर रहा हूं, दरमियान में एक एंट्री कर देता हूं, क्योंकि वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होगी। वो सिर्फ ये होगी, ये वाला लोन पेएबल डेबिट और ये वाला लोन रिसीवेबल क्रेडिट। बस ये जो मैंने रेड मार्कर से एंट्री की है, पेपर में आपने ये करनी है। थोड़ी बेहतरी आई है, लेकिन जरा कोशिश करो कल टाइम पे आने की। लोन पेएबल डेबिट, लोन रिसीवेबल क्रेडिट। हैंड रिटन नोट्स पेज नंबर 9 आपको दिया था, जरा निकालें सारे ढूंढें। एसोसिएट्स की क्लास थी आखिरी, लेक्चर 4, उसके साथ ऑनलाइन क्लासेस में ये कंसोलिडेशन में आज अपलोड हो जाएगा, आखिरी सफ़े पे बांटे। कंसोलिडेशन के नोट्स में ही आखिरी टैब में अपलोड हो जाएगा। अच्छा जी, बांटो 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 जिस चीज को चाहिए। बाकी एसोसिएट्स के नोट्स हैं इनके पास, एसोसिएट्स के लेक्चर 4 के नोट्स होंगे, वरना बांटो। ओके, कम ऑन, पास पेपर का। एक मिनट वेट हियर।
लोन ओहो, नोट्स में लोन रिसीवेबल डेबिट लिखा हुआ है, उसे लोन पेएबल डेबिट कर लें। नोट्स में लोन रिसीवेबल डेबिट लिखा हुआ है, उसे लोन पेएबल डेबिट कर लें, और लोन पेएबल को लोन रिसीवेबल, वो ऐसे ऊपर नीचे हो गया। अच्छा जी, पेएबल को रिसीवेबल, रिसीवेबल को पेएबल। अच्छा भाई, अब एक चीज मुझे बताइएगा, ये रेड मार्कर की एंट्री कैसे होती अगर सवाल में लिखा होता कि इंटरेस्ट पे किया जाता है यकम जनवरी और यकम जुलाई को। अगर सवाल में लिखा होता है इंटरेस्ट पे होता है यकम, अच्छा एक बात याद रख लें, इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस की ना एसआरई सीआरई पे कभी एडजस्टमेंट नहीं जानी बैलेंस शीट के सवालों में, बस ये याद रख लें। इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस की एसआरई सीआरई पे कभी एडजस्टमेंट नहीं जानी। कुछ लोग कहते हैं ये भी आपस की इनकम एक्सपेंस है, इसको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे कैंसिल कर दिया करें, 1.8 इंटू 2 करके प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे कैंसिल कर दिया करें। इसको ना एसआरई में लेके जाने, ना सीआरई में लेके जाने, ना वर्किंग 5 में लेके जाने जो प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल पे है। मैनेजमेंट फी के साथ भी यही सलूक करना है आपने। मैंने ये बात कहा था, दो चीजें आपको जनरल रूल की एक्सेप्शन नजर आएंगी पूरे टॉपिक में, मैनेजमेंट फी और इंटरेस्ट। इनके आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज कैंसिल करने हैं, लेकिन इनकम्स एक्सपेंसेस को इनके आपने इग्नोर कर देना है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल हो और प्रॉफिट एंड लॉस का फेस हो सिर्फ, तो फेस पे आपस की इनकम और एक्सपेंस कैंसिल करने थे। ये हैंड रिटन पेज 607 में भी लिख के दिया था आपको। ओके, यहां तक बात समझ आ गया? आगे कर दें। अगर इंटरेस्ट पे किया जा रहा होता यकम जनवरी और यकम जुलाई को, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर हम क्या करते? यकम जनवरी और यकम जुलाई को इंटरेस्ट पे किया जा रहा होता, फिर ऐसी सूरत में हम क्या करते? फिर हम एंट्रीज ऑलरेडी पास्ट के साथ पता है क्या लिखते? रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, क्योंकि ये तो रिसीव हो जाना था, ये तो 7वें महीने के पहले दिन मिल जाना था। कोई से यस और नो? तो फिर यहां रिसीवेबल डेबिट, ये क्लास में कराई थी एडजस्टमेंट, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, और यहां क्या करते? इंटरेस्ट डेबिट पेएबल क्रेडिट। तो ये एंट्री भी करते, एक और एंट्री भी करते, क्या? पेएबल डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट। कितने से? 1.8 से। ओके, इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री सीआरई एनसीए में नहीं लेके जानी, बस एसेट्स और लायबिलिटीज कैंसिल किया करने हैं, लोन के भी और इंटरेस्ट के भी। इस सवाल में लोन का कैंसिल कर दिया है, इंटरेस्ट का इसलिए कैंसिल नहीं किया बिकॉज इंटरेस्ट के बारे में सवाल बता रहा था कि सारा पे हो चुका है, तो कोई रिसीवेबल पेएबल नहीं। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 8। जी, जेल की किताबों में नीचे जाएं, 96 को सर्कल लगाएं। लोन किससे आ रहा है? फ्रॉम एसएल। प्लीज अटेंटिव रहें शौक से। अच्छा जी, जेएल की किताबों में लोन किससे आ रहा है? एसएल से। ओ तेरी खैर, सब्सिडरी ने फिर इनको लोन दिया हुआ है। देख रहे हैं आप क्या जमाना आ गया, कुर्बे क्यामत की निशानी। सब्सिडरी ने किसको लोन दिया हुआ है? पेरेंट को लोन दिया हुआ है, क्योंकि पेरेंट की किताबों में देखें लाइबिलिटीज में नजर आ रहा है लोन फ्रॉम एसएल कितना? 96। और सब्सिडरी की किताबों में जरा नजर मारें, पेरेंट से रिसीवेबल कितना आ रहा है? 3 लोग एक किताब शेयर ना करें जी। सब्सिडरी की किताबों में नजर मारें, रिसीवेबल कितना आ रहा है? 120। सर्कल लगा लें दोनों को, 120 और 96। अच्छा, इसमें कुछ और नहीं पड़ा होगा, क्योंकि क्या लिखी हुई है, लाइन देखें क्या लिखी हुई है, लोन टू जेएल और लोन फ्रॉम एसएल। ओके, इनकी इनफरादी किताबों का मुझे स्टेटस बता दें। एस की किताबों में लोन रिसीवेबल कितना आ रहा है? 120। पी की किताबों में लोन पेएबल कितना आ रहा है? 96।
देयर कैन बी इन ट्रांजिट, देयर कैन बी इन ट्रांजिट। मैंने कहा था ये तो रिसीवेबल कम में इन ट्रांजिट पॉसिबल ही नहीं है। देयर कैन बी इन ट्रांजिट, सोचो कैसे, इधर देखो, इधर ज्यादा अच्छा समझ आएगा। देयर कैन बी इन ट्रांजिट हो सकता है। क्यों? पेबल वाला कह रहे हैं मैंने सिर्फ 96 देने हैं, रिसीवेबल कह रहे हैं नहीं 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 मैंने 120 लेने हैं। इसकी वजह ये हो सकती है कि पेबल वाले ने पे कर दिया होगा पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, और रिसीवेबल वाले को भी रिसीव ही नहीं हुआ होगा। उधर इन ट्रांजिट क्यों नहीं आ सकता था? सवाल में वाज़े लिखा हो तो लोन 5 साल बाद वापस होने, लिखा हुआ था सवाल में पिछले में लोन 5 साल, अगर लोन 5 साल बाद वापस होने, देयर कैन नेवर बी इन ट्रांजिट। इस सवाल में क्या है? इस सवाल में नीचे मैं नहीं जा रहा, अभी मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे ही मुझे ख्याल आया कि इन ट्रांजिट हो सकता है। वजह बताएं क्यों? मांगने वाला मांग रहे पैसे, देने वाला कह रहे नहीं मैंने नहीं इतने देने, तो मेरे ख्याल से देने वाले ने भेज दिए होंगे। एक वजह हो सकती है। बहरहाल सवाल नीचे खुलने दे, देखते हैं ये एग्री करके या नहीं इन ट्रांजिट को। हो सकता है, हो सकता है। क्यों? मांगने वाला क्या कह रहे हैं? ऐसे देखा करो ना, खाली देखा करो, पूरी बैलेंस शीट खतरनाक लगती है, खाली देखा करो जी। मांगने वाला क्या कह रहे हैं? मैंने पैसे लेने हैं। देने वाला कह रहे हैं नहीं मैंने नहीं इतने देने, तो बाकी फिर इसने शायद दे दिए हों और अभी तक लेने वाले को मिले ना हो। ये तो प्रिंसिपल की बात हो गई, ये प्रिंसिपल की बात हो गई। अब इंटरेस्ट की तरफ मूव करते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की तरफ मूव करें। ओके, द लोन वॉज ग्रांटेड एट द मिड ऑफ ईयर। लोन दिया गया था मिड ऑफ ईयर में। किस दिन हजरात? यकम जुलाई 2017 को। एंड कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 1 मिनट रुक जाएं, आगे ना चलें, इधर देखें। यकम जुलाई को लोन दिया है, जरा ईयर एंड की पढ़ें। ईयर एंड कब है? 31 दिसंबर। इस सवाल में खींच तान के भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो एक्रूअल बेस पे मैक्सिमम कितने महीने का इंटरेस्ट रिकॉर्ड होना चाहिए? 6 मंथ्स का। अच्छा रुक जाए, आगे ना पढ़ें। बिल फर्ज मैं मान भी लूं, बिल फर्ज मैं मान भी लूं कि पैसे इन ट्रांजिट हैं। अब एक मसला आएगा कि लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पे करना है, 120 पे या 96 पे? सवाल गाइड करेगा, अभी सवाल गाइड करेगा लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पे करना है, 120 पे या नहीं। करना 6 महीने का, करना 6 महीने का। आगे चलें। A check of 30 million include a check of 30। अच्छा वैसे इसमें 24 क्या होगा? प्रिंस 24 रुपए किस मद में भेजे होंगे? देख भेजने वाला कह रहे हैं मैंने 24 रुपए नहीं देने, मुझे तो यही लग रहा है भेजने वाला कह रहा है मैंने 24 रुपए नहीं देने। इसको वैसे ही मैं कह रहा हूं, ऐसे टाइम जाया करने के लिए इनको जरा ऐसे ही। ये भी तो स्टेटस है ना, ये भी तो स्टेटस है। भेजने वाला कह रहा है मैंने 0 देने हैं, लेने वाला कह रहा है नहीं मैंने 24 लेने हैं। असल तो ये बात है ना पीछे 96 एंड 120। दोबारा पढ़ें। A check of ₹30 including interest was dispatched by parent। पेरेंट ने क्यों चेक भेजना है? उसने लोन लिया हुआ है, उसने चेक भेज दिया ऑन 31 दिसंबर। और जालिम ने चेक बड़ी लेट भेजा। बट वॉज रिसीव्ड बाय एसएल आफ्टर ईयर एंड। आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना। लेकिन एसएल को ये कब मिला? ईयर एंड के बाद। भेजने वाले ने कब भेजा? अच्छा भाई सवाल में तो लोन के प्रिंसिपल की पेमेंट भी आ गई है। अच्छा अब आप मुझे ये बता दें, अगर भेजने वाले ने 31 दिसंबर को भेजा है 24, तो 31 दिसंबर की शाम 5 बजे तक भी भेजने वाला यही कह रहा होगा ना उधार तो 120 है। भेजने वाले ने चेक कब भेजा है? बात खत्म करें, इसको छोड़ें। भेजने वाले ने चेक कब भेजा है? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर की रात को भेजा होगा, 6-7 बजे भेजने वाले ने चेक। तो चेक भेजने से 1 मिनट पहले तक भेजने वाले की किताबों में लोन कितना आ रहा होगा? जरा सोच के बताइएगा, मुश्किल सवाल नहीं है। भेजने वाले की किताबों में भी लोन कितना आ रहा होगा? चेक भेजने वाले की किताबों में 120। क्यों?
इस 30 में तो कुछ इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट में देख लेता हूं 6 है या नहीं, कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं, चेक भी हो जाएगा, तसल्ली हो जाएगी। फिलहाल हमें 30 में 24 क्या कंफर्म है, प्रिंसिपल है। 30 में 24 तो क्या है, प्रिंसिपल है। भेजने वाले ने क्या भेजा है, चेक। कितने का चेक भेजा है, 30 का। किस दिन भेजा है, 31 दिसंबर की सुबह। भेजने वाला क्या 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 कह रहा होगा, मेरी या 29 दिसंबर की रात को भेजने वाले की किताबों में कितना लोन पड़ा होगा, 120। वाई, ये तो 31 दिसंबर की रात को चेक भेजने के बाद वाला बैलेंस है ना, तो इससे पहले उसकी किताबों में भी 120 पड़ा होगा। तो ये तो बड़ी लंबी बात हो गई। मेरा मशवरा है कि हायर फिगर पे आपने ना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया करना है, हमेशा हायर फिगर पे। बस ये रट्टा मार सकते हैं आप, हमेशा हायर फिगर पे कैलकुलेट किया करना है, क्योंकि भेजने वाला तो लोन साल के एंड पे वापस करते हैं, मिलने वाले को मिला नहीं होता। तो हायर फिगर पे आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करे। तो ये दो लोन कंफ्यूजिंग है। इनमें से मुझे बता दें कि भेजने वाले की किताबों में भी लोन कितना ही था 31 दिसंबर की शाम तक, 120। तो 120 पे लोन निकालें। इसको कहते हैं जितना बैलेंस आउटस्टैंड करा था लोन का वो 120 था। बोरिंग कॉस्ट में आपने पढ़ा था, बैलेंस आउटस्टैंड जितना बैलेंस पेएबल था वो 120 था। पूरे 6 महीने 120 ही देना था। इसमें 5 साल बाद लोन वापस नहीं करना, इसमें शायद ये है कि हर 6 महीने बाद लोन वापस करना है, इस वजह से ऐसा हो रहा है जी। 120 इंटू 10% इंटू 6/6 कंफर्म हो गया कि कितने रुपए का इंटरेस्ट है, 6 रुपए का इंटरेस्ट है। अच्छा भाई, अब अगर मैं कहता हूं कि इंटरेस्ट 6 रुपए का, तो अब आप मुझे बता दें भेजने वाले ने चेक भेज दिया या नहीं भेज दिया, भेज दिया। अब मैं एक लाइन लिखने लगा हूं, एंट्रीज ऑलरेडी पास्ट, एंट्रीज ऑलरेडी पास्ट, PS। पी ने क्या एंट्रीज कर ली होंगी, पी ने एंट्री की होगी लोन डेबिट बैंक क्रेडिट 24 से, ये 24 मुझे यहां से पता चला। और एक और एंट्री की होगी भेजने वाले ने इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये सवाल कह रहा है ऑलरेडी पास्ट। कैसे सवाल कह रहे हैं, पढ़ें। A check of 30 was dispatched on 31 दिसंबर, was dispatched। तो ये एंट्री की होगी फिर हमने, ठीक है। डिस्पैच, ये भेजा गया, लेकिन अभी तक किसको नहीं मिला, सब्सिडरी को नहीं मिला। पढ़े, बट वॉज नॉट रिसीव्ड बाय सेल आफ्टर, बट was received आफ्टर ईयर एंड, साल के बाद मिला, यानी साल के अंदर नहीं मिला। अच्छा जी, एक और गलती भी की हुई है बेचारे एसएल ने, नो इंटरेस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड इन एसएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। इसको लिखें ये फाइनल अकाउंट की एरर है, ये फाइनल अकाउंट की एरर है। उसने अपनी किताबों में इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। अच्छा भाई, ये बता दें, एक बात याद रखिएगा, लोन का जो प्रिंसिपल है वो तो मिलता है तो हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है इसका मिलने से ताल्लुक नहीं है। एक और बात याद रखिएगा, ये जो आप पढ़ते हैं ना बचपन से, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स के लिए होता है, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट बैलेंस शीट के आइटम्स के लिए नहीं होता। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये था कि ऊपर सेल आ रही है, नीचे उसके रेलेवेंट खर्चे आए। तो मुझे ये बता दें, इस 6 महीने में क्या एस के अगर मैं जूते पहनूं तो एस बेशक इंटरेस्ट रिसीव करे ना करे, एक्रूअल अकाउंटिंग क्या कहती है, अगर 6 महीने किसी को उधार दे दिया तुमने तो अपनी जाती किताबों में इंटरेस्ट इनकम डाल दो। क्या बताएं, इसने किसी को इंटरेस्ट दिया है, लोन दिया है, एस ने लोन दिए। अगर एस ने लोन दिया तो इसकी जाती किताबों में इंटरेस्ट रिकॉर्ड होना चाहिए 6 महीने का, उसने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। अच्छा चलें, कोई मसला नहीं, एंट्री इज ऑलरेडी पास्ट, ये वाली एंट्री भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि चेक नहीं मिला। इधर आए, उसने भेजा, इसको मिला नहीं, पता क्या चाहिए था, इसको मिलता ना इसको ये एंट्री कर देनी चाहिए थी, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। एग्री, प्लीज एग्री, इसको ये एंट्री कर देनी चाहिए थी। ये एंट्री इसको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये एसेट्स हैं, ये बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। बैलेंस शीट के आइटम्स में मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता।
पैसे जब आए तभी रिकॉर्ड करते हैं, पैसे जब पहुंचे, कोई भेजे हमें तो तभी रिकॉर्ड करते हैं जब मिले, पैसे तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हमें मिले, भेजने वाला जब भेज दे जब मर्जी, हमें मिले तो रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन इनकम्स आने पे रिकॉर्ड नहीं होती। एक्रूअल अकाउंटिंग कहती है कि इनकम रिकॉर्ड होती है जब आप उसको क्या कर लें, अर्न कर लें। ये एंट्री वैसे से करनी चाहिए थी। अगर ये फुल स्टॉप की अगली लाइन ना लिखी होती ना तो मैं ये एंट्री कर देता, मैं ये एंट्री कर देता यहां पे, लेकिन फुल स्टॉप के बाद एक लाइन लिखी हुई है। भाई ये इसकी जाती किताबों में एरर है, इसका मतलब है इसने ये वाली एंट्री भी नहीं की। अब कंसोलिडेशन को तो छोड़ें, एक एंट्री मिस हो गई है, पहले मैं वो कर दूं जो बेचारे से मिस हो गई है, पहले मैं वो कर दूं तो फिर उसके बाद आगे शुरू करते हैं कंसोलिडेशन की एंट्रीज। एक एंट्री मिस हो गई है बेचारे से। अच्छा, इससे कोई एंट्री मिस हुई है तो एंट्री जो मिस हुई है उसे मैं पास करने लगाऊं, एंट्री मिस हुई है उसे मैं पास करने लगाऊं। बेचारे से क्या मिस हो गया, ये मिस नहीं हुआ, ये नेचुरल है। अगला चेक भेजते अगले को नहीं मिलता, ये नेचुरल है, ये मिस नहीं हुआ। क्या मिस हुआ है, नो इंटरेस्ट हैज बीन एक्रूड बाय एस, एस ने इंटरेस्ट अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, अब एस बेचारे से मिस हो गया, क्या एंट्री करूं? ये जाती किताबों में एंट्री होनी चाहिए थी। बाद में कैंसिल मैं करूं ना करूं वो मेरी मर्जी है, मुझे भी जाती किताबें तो सही करने देना। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कितने से, 6 से। ओके, अब ये सारी एंट्रीज करने के बाद कंसोलिडेशन पर्पस के लिए क्या एंट्रीज करनी है वो देख लें, वो मैं ब्लू मार्कर से कर देता हूं कंसोलिडेशन पर्पस के लिए। अच्छा जी, प्रिंसिपल्स बता दें कितने हैं? 24 का डिफरेंस है, ठीक है जी। क्या करें, लोन पेबल डेबिट 96 और लोन कितना 120 और 30 का चेक रास्ते में है ना, तो चलें उसमें से ये कितना आ गया 24, एक ये एंट्री होगी। अच्छा आगे चलें, बैठे रहो भाई। उसके बाद रिसीवेबल पेएबल, इधर नहीं थे, इंटरेस्ट के उधर नहीं थे, इधर देखें इंटरेस्ट पेएबल। Oh no no, I have sent check. There is no payable. तुम लोग पागल हो, मेरे से पूछ रहे हो मेरा पेएबल, मेरा पेएबल का है? मैं पागल हूं, इतनी मुश्किल से पैसे अरेंज करके चेक बना के बैंक में पैसे डाल के 30 मिलियन का चेक मैंने उसे भेजा है, तुम मेरे से पूछ रहे हो पेएबल? मेरा कहां पेएबल है, मैंने तो पेड कर दिया है। What is the balance in payable account? 0. What is the balance in receivable account? 6. ये आपस का रिसीवेबल है, इसे कैंसिल करें जी, बोलें। इंटरेस्ट पेएबल डेबिट है ही नहीं, है ही नहीं। इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट एंड कैश इन ट्रांजिट डेबिट। और ये 24 और 6 मैच कर गया वो जो सवाल में 30 गिवन था। सवाल कह रहा था कितना रास्ते में है, 6 रास्ते में है। अब आपको सॉल्यूशन में ये एडजस्टमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह ये एडजस्टमेंट आपको सॉल्यूशन में नजर आएगी, 8 जगह नजर आएगी। ये वाली कहां नजर आएगी? अगर प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है तो वर्किंग 5 में इनकम को रिकॉर्ड कर दें, अगर प्रॉफिट एंड लॉस हाथ में नहीं है तो एसआरई। ये मैं अपनी बात पे कायम होकर इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, सीआरई एसआरई में नहीं जाना, वो मेरी बात अपनी जगह है, वो बात अपनी जगह है। कैंसिलेशन नहीं सीआरई एसआरई में को करनी, ये तो उसने बेचारे ने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, ये तो उसने बेचारे ने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। जब रिकॉर्ड ही नहीं किया था तो हमारी किताबों में क्या करना जरूरी है, रिकॉर्ड करना जरूरी है। अच्छा जी, मुझे कैसे पता चला उसने रिकॉर्ड नहीं किया था? नो इंटरेस्ट हैज बीन एक्रूड। और इधर मुझे कैसे पता चला कि रिकॉर्ड भी हो गया है, पे भी हो गया है, सब खत्म हो गया है? द लोन इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर ईच ईयर। पे भी हो गया, रिकॉर्ड भी हो गया, तो इधर मैंने रिसीवेबल पेएबल क्यों नहीं कैंसिल किए? क्योंकि माहिदे में लिखा होता 30 जून 31 दिसंबर। इधर मैंने रिसीवेबल पेएबल कैंसिल करना दूर की बात है, रिसीवेबल क्रिएट ही नहीं हुए थे। ये तो ब्लंडर है ना कि इसने पे कर दिया, इसने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो पहले रिसीवेबल की एंट्री करें,
रिसीवेबल की एंट्री करने के बाद अगला काम क्या करें? बोले बोले बोले। अब रिसीवेबल आपस के बैलेंसेस खड़े हो गए, लेकिन ये खड़े करने जरूरी थे आपस के बैलेंसेस, क्योंकि बेचारे ने अपनी किताबों में एक एंट्री नहीं की थी फाइनल अकाउंट वाली। नो इंटरेस्ट हैज बीन एक्रूडेड का मतलब है फाइनल अकाउंट की एंट्री इससे मिस हो गई है, तो वो मैंने फाइनल अकाउंट की एंट्रीज की किताबों में किया, उसके बाद ये एडजस्टमेंट कर दी। आप जरा सोल्यूशन में जाएं, ये दिया हुआ, ये सफा आपके पास पड़ा हुआ है, इस सफे के ऊपर ये एंट्रीज हुई हुई है, ये दोनों चीजें नोट नहीं करनी। हैंड रिटन पेज 9 आपको मैंने बांट दिया है ये एसोसी। अच्छा जी, सोल्यूशन में जाएं। सॉल्यूशन में ओहो, यहां तो ये वाला 120 और 96 नजर ही नहीं आ रहा, तो कोई मसला नहीं, खैर है। अच्छा जी, अब आप ऐसा करें कि गुडविल के नीचे लिखें लोन रिसीवेबल, गुडविल के नीचे लिखें लोन रिसीवेबल, पेज 263। गुडविल के नीचे लिखें लोन रिसीवेबल, ब्रैकेट में लिखें 120, ऐसे समझने के लिए ब्रैकेट में 120, और आगे आए एनसीआई के नीचे लिखें, एनसीआई और करंट लायबिलिटीज के नीचे अगले सफे पे एनसीआई और करंट लायबिलिटीज के दरमियान में लोन पेएबल, लोन पेएबल जी, लोन पेएबल कितने भाई? 96, ब्रैकेट में 96। ये अनएडजस्टेड है जो सवाल से उठाते हैं आप, मैंने सवाल के फेस पे शो करना भी मुनासिब नहीं समझा, ये ज्यादा बेहतर नहीं था वैसे, अब मैं सही करा रहा हूं। अच्छा जी, ये लिख लिया आपने। अच्छा, अब एक एक एंट्री मुझे पोस्ट करानी है, ये हो चुकी है, ये ना करें, ये हो चुकी हैं। अब ये एंट्री पोस्ट करें। रिसीवेबल्स में जाके ढूंढने 6 पड़ा हुआ है, रिसीवेबल्स में जाए कहीं ढूंढने 6 पड़ा हुआ है करंट एसेट्स में, एक 6 जमा और एक माइनस हो रहा है, अभी जमा वाला 6 ढूंढे, ये वाला 6 पड़ा हुआ है। एसआरई में जाएं, 6 पड़ा हुआ है, एसआरई अगले सफे पे एसआरई 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 ढूंढे, 6 पड़ा हुआ है। अच्छा, अब एक काम करें, वो जो 96 आपने लिखे उस 96 के आगे माइनस 96 लिखें, सही। इन ट्रांजिट में जाएं, 24 पड़ा हुआ है या 24 जमा 6 अलग अलग नजर आ रहा है? ये 30 पड़ा हुआ है इन ट्रांजिट में, 24 जमा 6 अलग अलग नजर आ रहे हैं। ये वाला 24 नजर आ रहा है इन ट्रांजिट में, ये वाला 6 नजर आ रहा है इन ट्रांजिट में। अच्छा, यहां से जाके 120 माइनस करें, लोन पेएबल 120। अच्छा, रिसीवेबल में दोबारा आ जाए, 6 माइनस हुआ है, रिसीवेबल में दोबारा आ जाए, 6 माइनस हुआ है, पूरी एंट्री पोस्ट हो गई जी। क्यों जरूरी था रिसीवेबल रिकॉर्ड करना? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जाती किताबों में एरर नहीं होनी चाहिए। जाती किताबों में क्या एरर थी? बोले बोले बोले, इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड नहीं की थी, तो इंटरेस्ट इनकम हमने रिकॉर्ड की थी। तो अगर एक इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर ले, दूसरा इंटरेस्ट रिकॉर्ड ना करे, इज इट एन एरर और इज इट एक्सेप्टेबल? एरर। और मैं क्यों कह रहा हूं पेएबल 0 है, रिसीवेबल 6 है? उसने चेक पे कर दिया है, इसने रिसीवेबल क्यों नहीं रिकॉर्ड किया होगा? शायद क्योंकि मिला ही नहीं। तो अब ये दोनों एंट्रीज आपको पेपर में करनी पड़ेंगी, ये दोनों, ये इसने मिस की हुई एंट्री ये भी करनी पड़ेगी, और ये सारी एडजस्टमेंट करनी है। ये सारा हो चुका है, ये सारा हो चुका है। ये एडजस्टमेंट एक दफा और टेस्ट हुई भी है पास पेपर के क्वेश्चन नंबर 5 में, पास पेपर के क्वेश्चन नंबर 5 में। अब आप पास पेपर के 9 के 9 सवाल कर सकते हैं। ये एक दो एडजस्टमेंट्स रह गई हुई थी डिस्कस करने वाली, ये सारे सवाल क्लास में कराए हुए हैं, यही एडजस्टमेंट्स बदल के, लेकिन एक थोड़ा कंफर्टेबल बंदा हो जाता है पास पेपर्स को टच करके। कितना टाइम लग गया जी? कौन सा? जी जी बिल्कुल जी, मैं आपको ये बात बार बार बता चुका हूं कि बैलेंस शीट के सवालों में कुछ लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी रिवर्स करो आपस का। आई कैप भी करता था, लेकिन आजकल आई कैप ने करना छोड़ दिया है। तो दो चीजें जनरल रूल की एक्सेप्शन है, मैनेजमेंट फी और इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस। इनको आपने आपस की बुक्स में सीआरई एसआरई में कैंसिल नहीं किया करना। ये मैं कैंसिल नहीं कर रहा था सीआरई एसआरई में, ये तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था एसआरई में।
इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल में सिर्फ आपने उसके एसेट्स रिसीवेबल्स कैंसिल करने होते हैं। ये इंटरेस्ट पेएबल और रिसीवेबल्स कैंसिल करने होते हैं बस। वरना उस सवाल में भी कोई एंट्री करनी पड़ी थी एसआरई सीआरई में। ओके जी भाई, कल वाले नोट्स निकालें। एक मिनट, इधर एक सवाल खुला हुआ है, किताब खुली हुई है आपकी, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 4, पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 4। और इसके साथ खोल लें प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 184 पेज। आगे आए भाई। पेज 185 पे पहले आए, पेज 185 आगे, पेज 185 पे। ओके, पेज 185 पर आकर आप मुझे ये बताएं कि हमारा ईयर एंड क्या है रिक्वायरमेंट में। पेज 185 पे जो पिछला वाला क्वेश्चन है जिसका रिक्वायरमेंट दी हुई है, 31 मार्च ईयर एंड है। पिछले सफ़े पे आए, सवाल की पहली लाइन पढ़ें। पी ने एस को खरीदा कब? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 9 महीने पहले खरीदा। ठीक है जी, गुड। अब आ जाएं पॉइंट नंबर 2 में। इन द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड P sold goods to S at a price of 12। ठीक है जी। अच्छा, इस सवाल में सोल्ड, अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट, सोल्ड की फिगर बोले जी 12। आगे नहीं पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना। सोल्ड की फिगर बोले 12। क्लियर? ठीक है जी। एक लाइन अंडरलाइन कर जाएं, इन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, खरीदने के बाद, खरीदने के बाद, खरीदने के बाद हमने इतनी चीजें बेची हैं। क्लियर हो गया? अब आए पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 4, पेज 245। बस काफी है, उस पेज को क्लोज कर दें। पेज 245, सोल्ड, अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट जी। क्वेश्चन 5 पास पेपर, इसमें नजर मारें, एक एडजस्टमेंट दी हुई है। पॉइंट नंबर, रिक्वायरमेंट पढ़ें, ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 15। 31 दिसंबर 15 हमारा ईयर एंड है। पॉइंट नंबर 4 पढ़ें, अदर इंटर कंपनी, सॉरी पॉइंट नंबर 1 पढ़ें, खरीदा कब है? पी ने इसको जकम मई को, मई जून 2 महीने और जुलाई से दिसंबर 8 महीने हो गए खरीदा है। पेज 245 पे हूं मैं, 8 महीने हो गए खरीदा है। रिक्वायरमेंट है 31 दिसंबर 15। पॉइंट 1 है यकम मई 15 को खरीदा है, यानी 8 महीने पहले खरीदा है। और पॉइंट 4 पढ़ें, अदर इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। पोस्ट एक्विजिशन नहीं, ड्यूरिंग द ईयर। भाई अब ये जो सेल है ना 60 की, ये आपस की नहीं है, ये है ही नहीं आपस की। क्योंकि आपको पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने तो सब्सिडरी हमारी थी ही नहीं। माने या ना माने वो आपकी मर्जी है। बहरहाल आप लोग ऐसे सर हिला नहीं रहे, मेरे तो ख्याल से सब्सिडरी हमारी थी नहीं, बल्कि शायद हम जानते ही नहीं थे। बल्कि यकम मई की सुबह हमें किसी ने आके बताया था कि एक चीज़ है जरा बाजार में बिक रही है, जाके देख लो कैसी है। तो हमने कहा वो ये तो वही है जिससे हम चीज़ें खरीदते रहते थे, ये तो वही है। हाँ हाँ जाओ पता करो, ये बिक रही है बाजार में, लेनी है तो ले लो, सऊदी किंग जा रहा है पाकिस्तान से। तो हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में हम तो उससे वैसे ही सेल परचेज करते रहते थे चीजें। वो तो कंपनी बाद में पता चला हमारी ही बन गई।
तो मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की जो सेल है उसको आपस की सेल भी कहना मुनासिब नहीं है। क्यों? अब आपने जो है आपस की सेल जो कैंसिल करते हैं ना, वो 60 से नहीं करनी। 60 को लगाएं 8/12, 60 को लगाएं 8/12 जी। 40। नाउ व्हाट इज सोल्ड? 40। आज तक आपको पता है मैंने छुरी सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे चलाई थी। आज तक छुरी सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे चलाई थी, आज मैं यहां भी छुरी चला रहा हूं। अब डिफरेंस बता दें पास्ट पेपर के क्वेश्चन नंबर 4 में और प्रैक्टिस के इस क्वेश्चन के अंदर क्या फर्क है? उधर क्या लफ्ज लिखा हुआ था? पोस्ट एक्विजिशन, यानी सारी सेल ही ग्रुप क्रिएट होने के बाद थी। और ये सेल 4 महीने की सेल उस वक्त थी जब हम एक दूसरे को जानते तो थे, बट एक दूसरे को पी ने इसको खरीदा नहीं हुआ था, वो जान पहचान थी। तो जान पहचान तो ग्रुप नहीं होती, वो तो हम वैसे ही उससे चीजें जाके खरीद लिया करते थे। तो चीजें तो इससे हम साल से खरीद रहे थे, लेकिन इसे अपना कब बना लिया सब्सिडरी को, यकम मई को। तो मैं अगर कहूं कि आपस की सेल पी और एस की कितनी है, वो 40 है। पी और एस क्या ये जनवरी में थे? फरवरी में ये पी और एस थे, मार्च में ये पी और एस थे, अप्रैल में ये पी और एस थे। अब अगर मैं हेडिंग दूं सेल बाय पी टू एस और फिर मैं लिखूं पूरा 60 इधर, आप कहेंगे 4 महीने कहां पी टू एस है? तो इट इज अ डिफरेंस। तो भाई अगर प्रॉफिट एंड, ये मसला पता कब आया करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों में आया करेगा, क्योंकि बैलेंस शीट के सवालों में तो सोल्ड का कुछ करना ही नहीं होता। ये मसला आया करेगा प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों में, और प्रॉफिट एंड लॉस के भी उन सवालों में जिनमें ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन है। प्रॉफिट एंड लॉस के जिन सवालों में ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन है, उन सवालों में ये मसला आया करेगा। और ये मसला क्या है बता दें। अगर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में सेल की है तो उसको एज इट इज लिख लेना है, और अगर क्या लिखा हो सेल ड्यूरिंग द ईयर, फिर ओके क्लोज जी। हाँ, अनसोल्ड का इससे कोई रिलेशन नहीं। अनसोल्ड पता है वो जानबूझ के ना 40 से कम रखता है। अनसोल्ड वो 40 से कम रखता है, वो 42 नहीं रखेगा ऐसे सवाल में अनसोल्ड, वो फिर मसला हो जाएगा। फिर आप 40 तक रिस्ट्रिक्ट करोगे अनसोल्ड को, वो जानबूझ के कम रखता है। आगे देख लो, 40 से काफी कम है अनसोल्ड जी। अच्छा, आप हजरात वो निकालें कल वाले नोट्स डीकमीशनिंग के। भाई वो सफे कॉपी हो गए हैं, इधर पड़े हुए हैं, दिखाओ। एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए कॉपी? ठीक है, कल वाला सफा, कल वाला पेज जी। क्वेश्चन 1 कितने लोगों से हो गया था? हाथ खड़ा करें। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन बैंक का होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन 3 तो पिछले होमवर्क में दे दिया था। ओके, अच्छा भाई, अब आप आए पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 पर, पेज नंबर 2 पर पॉइंट 1 एक थ्योरेटिकल सी डिस्कशन है, नोट्स ऑन रिवोल्यूशन मॉडल। मुझे आप बताएं कि जब एसेट रिवैल्यू होता है तो भी सरप्लस आता है, यस और नो बोलते रहे। क्या एंट्री होती है? और पेज 2, और जिंदगी में पहली दफा लायबिलिटी कम हो, उसकी एंट्री क्या बताई थी? प्रोविजन, डेबिट, इनकम, क्रेडिट रहने दें, डायरेक्ट कहां देखें इस सफे पे। जिंदगी में पहली दफा प्रोविजन, जिंदगी में पहली दफा लायबिलिटी कम हो, सफे के दरमियान में आए तो क्या एंट्री है? प्रोविजन, डेबिट, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, ओसीआई में क्रेडिट। ये ओसीआई में जाता है सीधा, ओसीआई में प्रॉफिट पैट के नीचे। अच्छा, अब आप मुझे बता दें, क्या हम वर्किंग में अपनी जो एसेट पे सरप्लस आता था उसे अलग शो करते थे, और जो प्रोविजन डिक्रीज होकर सरप्लस आता था उसे अलग शो करते थे? यस यस। आप जाके सवाल को सोल्यूशन देखिएगा। एक सवाल हम कर रहे थे, उसमें एसेट पे सरप्लस यहां आया था, फिर थोड़ी देर गुजरी थी, डीकमीशनिंग का एस्टीमेट रिवाइज हुआ था, फिर डीकमीशनिंग के ऊपर सरप्लस अलग से आया था। तो बताएं, एसेट पे सरप्लस और डीकमीशनिंग पे सरप्लस इकट्ठा आता है या अलग अलग शो किया जाता है? ये बात लिखी हुई है स्टैंडर्ड में, पॉइंट 1। जाके देख लें सवाल, सोल्यूशन जाके देख लें, परसों की क्लास वाला सोल्यूशन जाके देखिएगा।
एसेट जो है वो अलग आ रहा है, एसेट पे सरप्लस घर जाके एसेट पे सरप्लस अलग आ रहा है और डीकमीशनिंग लायबिलिटी पे सरप्लस अलग आ रहा है। पढ़ें द चेंज, आगे लिख लें पॉइंट 1 के आगे, लेक्चर 2 जब घर जाके देख लें। द चेंज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम चेंज इन लायबिलिटी इज सेपरेटली आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्लोज्ड। इसको सेपरेटली आइडेंटिफाई भी करेंगे, यूजर को भी बता सकते हैं, यूजर को बता सकते हैं इतना सरप्लस इस साल एसेट रिवैल्यू होने की वजह से नहीं आया, बल्कि इतना सरप्लस इस साल बोले 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 प्रोविजन लायबिलिटी कम होने की वजह से आया। ओके स्टैंडर्ड ने ना एक सजेशन दी हुई है, अ चेंज इन प्रोविजन इज एन इंडिकेशन दैट एसेट मे हैव टू बी रीवैल्यूड। उर्दू में मतलब लिखें, स्टैंडर्ड कहता है कल वाले नोट्स, स्टैंडर्ड कहता है जब कभी प्रोविजन रिवाइज हो, यानी मजदूरों के पैसे मांगने, जब कभी प्रोविजन रिवाइज हो तो मेरी सजेशन है कि उसी दिन रीवैल्यू भी करा लो। स्टैंडर्ड कहता है, लिख रहे हैं आप भी लिख रहे हैं, हाँ गुड। स्टैंडर्ड कहता है जब कभी प्रोविजन रिवाइज हो तो मेरी सजेशन है कि उसी दिन एसेट को बोले बोले रीवैल्यू भी करा लो। ये स्टैंडर्ड की सजेशन है कि जिस दिन प्रोविजन रिवाइज हो उसी दिन एसेट को रीवैल्यू भी करा लो। भाई ऐसा हमने क्लास में कभी नहीं किया। सुने कैसे, आपको याद है परसों का सवाल, 31 दिसंबर को रीवैल्यू हो रहा था, फिर 2 साल बाद 31 दिसंबर को प्रोविजन रिवाइज हो रही थी, फिर 2 साल बाद फिर दोबारा प्रोविजन रिवाइज हो रही थी। ऐसा हमने क्लास में कभी नहीं किया कि जिस दिन रीवैल्यू, नहीं गलत बोला है, उल्टी बात की है, जिस दिन प्रोविजन रिवाइज हो उसी दिन रीवैल्यू भी मार्केट में जाके करा लें। ऐसा हमने कभी नहीं किया, ऐसा हमने कभी नहीं किया, ठीक है। ऐसा भी होता है अगर कभी पेपर में ऐसा हो जाए कि सेम डेट पे प्रोविजन रिवाइज हो रही हो और सेम डेट पर रीवैल्यू हो रहा हो, तो डेट 4 की बजाय 6 दफा नजर आएगी। वो डेट अजीब होगी। कल रसूल क्या बताया था, कितनी दफा डेट नजर आती है? 4 दफा। फिर डेट कितनी दफा नजर आएगी? 6 दफा, क्योंकि एक ही वक्त में कितने इवेंट्स हो रहे होंगे? 2 इवेंट्स हो रहे होंगे। नंबर 1 रीवैल्यू भी हो रहा होगा, और अब ऐसी सूरत में पहले रीवैल्यू करें या प्रोविजन को रिवाइज करें, उसके लिए अगले सफे पे देख लें क्या लिखा हुआ है, वो स्टैंडर्ड का पार्ट नहीं है। ऐसी सूरत में क्या करेंगे? पॉइंट 5, वेयर रिवैल्यूएशन एंड रीमेजरमेंट ऑफ प्रोविजन अकर ऑन सेम डेट। पहले क्या कर लें? रीवैल्यू, एंड देन रीमेजर कर लें प्रोविजन को। तो इसके आगे लिख लें फरवरी में क्लास होगी जिसमें मैं आपको इसका सवाल कराऊंगा। फरवरी में 2 दिन की क्लासेस होंगी जिसमें काफ़ी चीज़ें जो रह गई हैं वो कराई जाएंगी। पता नहीं रिवीजन तो FR2 की होती नहीं है, रिवीजन भी उसमें थोड़ी बहुत ही हो जाएगी वैसे, तो जो चीज़ें रह गई हैं छोटे छोटे टॉपिक्स में वो भी कराई जाएंगी। तो फरवरी में क्लास होगी, उसमें ये पॉइंट 5 वाला सवाल भी कर लेंगे जी। स्टैंडर्ड का मशवरा बता दें क्या है? जब कभी जब कभी प्रोविजन रिवाइज हो तो मेरा मशवरा है कि क्या करा लो? एसेट को रीवैल्यू। MCQs आ रहे हैं, थ्योरेटिकल बातें गौर से सुना करें। जब कभी प्रोविजन रिवाइज हो तो मेरा मशवरा क्या है? एसेट को रीवैल्यू करा लो। ओके, हाँ बिल्कुल, लाइन 6 दफा आएगी, वो सवाल करके देखेंगे क्लास में। ओके, पिछले सफे पे आ जाएं, पेज 2, पॉइंट 3, आखिरी पॉइंट, पॉइंट 3। अच्छा एक बात मुझे वैसे बता दें, पॉइंट 3 तो चलो मैं बाद में कराता हूं। एक बात मुझे वैसे बता दें कि अगर कभी पेपर में लिखा हो फेयर वैल्यू इज नेट ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट, तो उसी फेयर वैल्यू को उठा के सवाल में लिख देना है, या आपने फेयर वैल्यू में डीकमीशनिंग ऐड करके लिखना है? ऐड करके लिखना है, पहली क्लास याद होगी। अगर कभी पेपर में लिखा हो फेयर वैल्यू इंक्लूडिंग डीकमीशनिंग कॉस्ट, फिर आपने उस फिगर को एज इट इज लिख देना है या कुछ ऐड करके लिखना है? और अगर पेपर में खाली लिखा हो फेयर वैल्यू, तो एज्यूम कर लीजिएगा इसमें डीकमीशनिंग कॉस्ट
पड़ी है, ये एज्यूम ना कीजिएगा। जब तक नेट ना लिखा हो तब तक नेट एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। एज्यूम कर लीजिएगा फेयर वैल्यू में डीकमीशनिंग कॉस्ट पड़ी है। कितनी बातें होगी? 3। 2 बातें लिखने की जरूरत नहीं है, 2 बातें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखा हो कि फेयर वैल्यू में डीकमीशनिंग कॉस्ट नहीं पड़ी यानी नेट हो गई है, तो अगर लिखा हुआ है फेयर वैल्यू इंक्लूड डीकमीशनिंग कॉस्ट तो एज इट इज लिख दें। और तीसरी बात, हाँ, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो फेयर वैल्यू में एज्यूम करेंगे डीकमीशनिंग कॉस्ट शामिल है। अगले सफे पे आए, पॉइंट 2, अगले सफे पे पॉइंट 2। इफ फेयर वैल्यू गिवन इन क्वेश्चन इज नेट ऑफ डीकमीशनिंग देन यू विल एड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिस्टोरेशन या डीकमीशनिंग इन इट, एंड इफ क्वेश्चन इज साइलेंट नो नीड टू ऐड, तो कोई जरूरत नहीं ऐड करने की, बस उसमें पड़ी हुई है। भाई एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है, अब ये खुला हुआ है इफ्रिक, तो इसको मैं करवा दूं, मेरा नहीं ख्याल न्यूमेरिकली आएगा, और इन द एंड मुझे लग रहा है हमारे 10 से 15 मिनट वेस्ट हो जाने हैं। एक क्वेश्चन है कि एक एसेट है, उसके लिए रीवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा है, और इस वक्त जो बुक वैल्यू है, पता नहीं रीवैल्यू कितनी दफा हुआ है, 10 दफा हुआ है, 15 दफा हुआ है जिंदगी में। इस वक्त जो उसकी बुक वैल्यू है, जिसको हम रीवैल्यूड अमाउंट भी कह सकते हैं, वो 100 है। रीवैल्यूड अमाउंट आफ्टर डेप्रिसिएशन उसकी 100 है। अच्छा जी, इस एसेट के ऊपर रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है इस वक्त 30, और प्रेजेंट वैल्यू डीकमीशनिंग की इस वक्त आ रही है, जो ओल्ड एस्टीमेट है, एग्जिस्टिंग एस्टीमेट है प्रेजेंट वैल्यू का, डेट इज 90, वो 90 है। अब हम इस डेटे को अपने नॉर्मल डेटे में कन्वर्ट कर देते हैं जी। एसेट रीवैल्यूएशन सरप्लस P&L एंड प्रोविजन। भाई ब्लैक मार्कर ला दें, बड़ा बड़ा। अच्छा जी हजरात, एसेट कितने पे आ रहा है? 100 पे, 100 पे बुक वैल्यू 100 आ रही है, रीवैल्यू हुआ है, सरप्लस भी इस पे पड़ा हुआ है। सरप्लस कितना है जी? 30, और लॉस तो कोई है नहीं। प्रोविजन कितनी है? क्लियर? अच्छा जी, अब क्या हुआ, आपने प्रेजेंट वैल्यू दोबारा लगवाई इस डेट को, तो मजदूरों ने अब कहा कि भाई हमने आज सिर्फ 8 रुपए लेने हैं प्रेजेंट वैल्यू की मद में। प्रेजेंट वैल्यू निकालने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने निकाल दी है। मजदूरों ने कहा हमने सिर्फ 8 रुपए लेने हैं। अब आप मुझे बता दें मजदूर कितने पैसे मांग रहे हैं? 8। अच्छा जी, मुझे बता दें रिवाइज्ड बीवी, उधर से चलूं या एसेट रीवैल्यू हो रहा है? देखें, अगर रीवैल्यू होना था तो रीवैल्यू करके इन दोनों ने हिट होना था, लेकिन अगर प्रोविजन हो रही है तो प्रोविजन हिट होके ये दोनों हिट होंगे। आप बता दें प्रोविजन रिवाइज हो रही है या एसेट रीवैल्यू हो रहा है? प्रोविजन रिवाइज हो रही है जी। प्रोविजन बता दें कितनी है न्यू? 8 जी। लायबिलिटी के अंदर कितनी डिक्रीज आ रही है? 82। लायबिलिटी में कितनी डिक्रीज आ रही है? 82। अच्छा जी, अब लायबिलिटी में जो डिक्रीज आ रही है 82, आपके सामने पेज 2 खुला हुआ है। डिक्रीज इन लायबिलिटी बताएं, हैप्पी खुशी की बात है या गम की बात है? खुशी की बात है, गम की बात है? पेज 2 खुला हुआ है आपके सामने, पेज 2 खुला हुआ है जी। डिक्रीज इन लायबिलिटी, खुशी की बात है, गम की बात है? खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है? कि पहले मजदूर मांग रहे थे 90, अब मजदूर कितने मांग रहे हैं? 8। हमें कितनी की खुशी आई? अच्छा, नॉर्मल केस है या पहले से कोई रिवैल्यूएशन लॉस पड़ा हुआ है? नॉर्मल केस है या पहले से कोई रिवैल्यूएशन लॉस पड़ा हुआ है? देखें कोई रिवैल्यूएशन लॉस पड़ा हुआ है या नॉर्मल केस है? नॉर्मल केस है, पहले से कोई रिवैल्यूएशन लॉस नहीं पड़ा हुआ। खुशी रिकॉर्ड करने की एंट्री बताएं, खुशी रिकॉर्ड करने की एंट्री बताएं, खुशी रिकॉर्ड करने की एंट्री। ए डिक्रीज इन लायबिलिटी से खुशी आती है, खुशी रिकॉर्ड करने की एंट्री। लायबिलिटी डेबिट, एसेट को कभी नहीं छेड़ना रिवैल्यूएशन मॉडल में,
और सरप्लस क्रेडिट कितने से? 82 से। सरप्लस 112। अब स्टैंडर्ड ने कहा यार बड़ा अजीब सा हो गया है, इतने मजदूर कम पैसे मांगे, हैरानी की बात है, इतने कम पैसे मांगे मजदूर, ये सरप्लस अनरियलाइज ना करो, इसमें थोड़ा सा को रियलाइज करो, इतने मजदूर कम पैसे मांग रहे हैं, बहुत बड़ी खुशी मिली है, तो सरप्लस अकाउंट शायद बर्दाश्त ना कर सके। अब स्टैंडर्ड ने एक वैरायटी मारी। अब एक चीज क्वेश्चन का हिस्सा मैं बनाने लगा हूं, अगर एसेट कॉस्ट पे ही पड़ा होता तो आज बुक वैल्यू थी एसेट की 70। ये असल में ना इन दोनों का डिफरेंस होता है कि मार्केट वैल्यू 100 पे पड़ा हुआ है और सरप्लस इस पे 30 है, तो इसलिए अगर किताबों में बुक वैल्यू पे पड़ा होता तो 70 है। लेकिन ये सवाल में आपको गिवन होगा या आप चेक भी कर सकेंगे, कल निकालने का तरीका भी बता दूंगा आपको, बताया हुआ है उसके अंदर। किसी भी वक्त खड़े हो क्या आप बता सकते हैं अगर एसेट री वैल्यू ना होता तो इसकी बुक वैल्यू कितनी है? कैसे? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ये रीवैल्यूड अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन। व्हाट इज हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट? नहीं, ये होती क्या? व्हाट इज हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट? व्हाट इज रीवैल्यूड अमाउंट? अगर एसेट रीवैल्यू हुआ हुआ है तो बुक्स में कितने का आ रहा है, उसमें सरप्लस कितना पड़ा हुआ है, अगर एसेट रीवैल्यू ना होता कितने का आता? अब स्टैंडर्ड कहता है क्या करो, कहते हैं इन दोनों को करो कंपेयर। किसको कंपेयर करो? इन दोनों को कंपेयर करो, 90 और 70 को। व्हाट वी आर सपोज टू डू, 90 और 8 को कंपेयर करो। 90 और 8 को कंपेयर मुझे करके बता दें कितना लायबिलिटी के अंदर डिक्रीज आई है, लायबिलिटी में डिक्रीज बता दें कितनी आई है? 82 को हम उधर ले गए। नाउ व्हाट द स्टैंडर्ड इज सेइंग, अब स्टैंडर्ड कह रहे हैं इन दोनों का कंपैरिजन बताओ कितना है, लायबिलिटी में डिक्रीज कितनी है? 82। हमें कितने की खुशी हुई? 82 की। 82 का डिफरेंस लो इससे 70 से, 82 का डिफरेंस लो 72 से। इफ 82 इज ग्रेटर देन 70 तो ये बड़ी अजीब सी बात है। कैसे? ऊपर देखें, इफ 82 इज ग्रेटर देन 70 तो ये बड़ी अजीब सी बात है। क्या? जो एसेट ही किताबों में अगर कॉस्ट मॉडल पे रहता तो 70 का रहता, उस 70 के एसेट पे कोई आपको 82 की खुशी दे रहे, ये कहते मुझे हजम नहीं हो रही बात। एसेट किताबों में कितने का होता अगर कॉस्ट पे पड़ा होता? 70 का, और कोई आपको कह रहा है कि मैं आपको 82 रुपए छोड़ देता हूं जब आप डी इंस्टॉल करोगे। ये पेपर में आने का कोई चांस नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली ऐसे सिनेरियोज होते ही नहीं। ये बड़ी अजीब सी और इलॉजिकल सी बात है। आप जरा बता दें, एसेट रीवैल्यू होने की वजह से कितने का आ रहा था किताबों में? 100 का। सरप्लस कितना आ रहा है? 30 का। अगर रीवैल्यू ना हुआ होता तो किताबों में कितने का आता? 70 का। अच्छा जी, आप बता दें मजदूर पहले कितने पैसे मांग रहे थे, अब कितने पैसे मांग रहे हैं? 8। मजदूरों की तरफ से कितना फायदा आ रहा है? अगर एसेट रीवैल्यू ना हुआ होता तो कितने का पड़ा होता? 70 का एसेट हमारे पास पड़ा हुआ है, उसके अगेंस्ट कोई फायदा कितना दे रहा है? अब ऐसा करें, इनका जो डिफरेंस है वो बता दें। 12 को P&L में ले जाए, बाकी को सरप्लस में ले जाए। पूरा सरप्लस में लेके जाने की जरूरत नहीं, हालांकि आम हालात में आपने भी कहा था पूरा सरप्लस में जाने, क्योंकि पुराना कोई लॉस पड़ा नहीं हुआ। अब आप ऐसा करें, कितने को P&L में ले जाए? 12 को। और बैलेंसिंग कितना? 7 ओवर। ये क्वेश्चन है, ये सोल्यूशन है, ये फिगर नहीं है आपके लिए। P&L में गेन एंट्री देखो ना, खुशी हो रही है। एंट्री बताएं इसकी, एंट्री बताएं 82 की। बोले प्रोविजन डेबिट, P&L क्रेडिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस। खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड कर दो। बाकी मेरा नहीं ख्याल ये थ्योरेटिकली भी आपके सिलेबस में होना चाहिए, पेपर में तो आने का कोई चांस।
जी रिवैल्यू होने के बाद एसेट, अब एक तो देख लें आखिरी दफा, रिवैल्यू होने के बाद एसेट कितने का? 100 का। सरप्लस इसमें कितना पड़ा हुआ है? अगर रिवैल्यू ना होता तो कितने का पड़ा होता? 70 का। 70 का पड़ा हुआ है। अच्छा जी, अब 70 वाले एसेट पे मजदूर कितना फायदा देने को तैयार है, ये दोनों यहां से पता चलेगा 90 और 8 के डिफरेंस से। 70 वाले इस पे मजदूर कितना फायदा देने को तैयार है? 82। अब अगर मजदूर 82 का फायदा देने को तैयार हैं तो हमारा एसेट अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे पड़ा होता तो कितनी बुक वैल्यू होती? 70। 70 के फायदा कितना दे रहे हैं मजदूर? 80। अब अजीब सी बात है, तो स्टैंडर्ड कहता है 12 का जो गेन है उसे इस 12 का गेन लिखें, 12 के गेन को कहां डाल दो? P&L में, और बाकी सरप्लस में। पढ़े जरा ये कॉन्सेप्ट सफे के एंड पे। इफ डिक्रीज इन, बोले इफ डिक्रीज इन लाइबिलिटी, ये देखें डिक्रीज इन लाइबिलिटी कितने है? इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट। इफ डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन, ऐसा होता ही नहीं है दुनिया में, बहुत मुश्किल है ऐसा दुनिया में होना, कम से कम इस दुनिया में तो मुश्किल है। इफ डिक्रीज इन प्रोविजन इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट, द एक्सेस इज रिकॉर्डेड एज इनकम इन प्रॉफिट और लॉस। एक्सेस को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ इनकम में। एक्सेस कितना है? 12। अच्छा, ये सिनेरियो सिर्फ डिक्रीज इन प्रोविजन के लिए एप्लीकेबल है या इंक्रीज इन प्रोविजन के लिए भी एप्लीकेबल है? उसमें तो खुशी होती नहीं, तो अंडरलाइन करें इफ डिक्रीज इन प्रोविजन। स्टैंडर्ड ने सोचा ये सिनेरियो सिर्फ डिक्रीज इन प्रोविजन के लिए एप्लीकेबल है, इंक्रीज इन प्रोविजन के लिए सिनेरियो एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ जब प्रोविजन डिक्रीज किया करेगी तब ऐसा सोचा करना है। ये जर्नल जो पर 4 एंट्रीज लिखनी है, 4 एंट्रीज, उसकी ये एक्सेप्शन है। बल्कि मैं कहूंगा आखिरी वाली जो 2 एंट्रीज, ऊपर वाली जो 2 एंट्रीज हैं डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी ऊपर वाली जो 2 एंट्रीज हैं उनकी ये एक्सेप्शन है। ओके, IFRS 8 निकालें। अब कल मैं कोई पुराना सवाल खुलवा के ना आपको 7-15 पे ये बात रिवाइज करवा दूंगा। बड़े सवाल में ये बात कैसे देखनी है 7-15 वालों के लिए। जी IFRS 8 पेज नंबर 272। अच्छा भाई अब ये देख लें कंसोलिडेशन में ये जो एक एडजस्टमेंट थी इंटरेस्ट वाली, ये आपको कराई है। अब इसके कराने में तकरीबन 45 मिनट लगे हैं। इस तरह की एक एडजस्टमेंट हर दफ़ा पेपर में आती है, बल्कि 2 भी आ जाती हैं, तो उस पर जितनी भी आप एफर्ट कर लेंगे तो आप थोड़ा बहुत ही उसको कर सकेंगे। कम से कम लोन के प्रिंसिपल तो कैंसिल करके आप इजी मार्क्स ले लेंगे। इंटरेस्ट रिसीवेबल में भी जितना समझ आ रहा है वो कैंसिल कर देंगे। ये जो एडजस्टमेंट लंबी सी कराई थी ना, 6 इधर जाने, 96 इधर जाने, वो इधर जाने, इसमें से लोग आधे फिगर सही पोस्ट कराते हैं, आधी गलत पोस्ट कराते हैं। जो आधी सही पोस्ट कराते हैं उनके नंबर मिल जाते हैं, तो आधी गलत पोस्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं छोड़ के आ जाते हैं, यार समझ नहीं आ रही थी। कुछ लोग कहते हैं जितना कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर दो। तो इसलिए इन एडजस्टमेंट्स के ऊपर आप जितनी भी मेहनत कर लेंगे, पेपर में कोई नहीं आनी है। तो होमवर्क में अगर आप कंसोलिडेशन या एसोसिएट के सवाल करें और उसमें अगर आपको कोई मसला आए तो इसमें परेशान होने की बात नहीं। पेपर में भी आपसे 70-80% सवाल ही होना है। बाकी जो 20% सवाल है, वो सवाल जो है वो मेजॉरिटी का आधा सही हो जाता है अगर वो जान मारें। कुछ वो लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं वो वाला पोर्शन, उनका गलत हो जाता है। और कंसोलिडेशन का बहुत अच्छा सवाल कल बन गया असेसमेंट के लिए, तो असेसमेंट आपने दिल से देनी है। सिर्फ IAS 38 नहीं होगा, बाकी स्टैंडर्ड होंगे। लीज का बड़ा अच्छा सवाल होगा, IAS 12 का अच्छा सवाल होगा। ओके जी कल बात करते हैं उसमें। ओके, कम ऑन पेज 74। पेज 74
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, स्टैंडर्ड का नाम है ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। सवाल सामने रखें, पेज 74, क्वेश्चन 2। द मैनेजमेंट ऑफ डेस्कॉन लिमिटेड हैव आइडेंटिफाइड ऑपरेटिंग सेगमेंट्स बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल लोकेशन, इंफॉर्मेशन इज एज बिलो। अच्छा, ये बिजनेसमैन के लिए चाइना, इंडिया, ईरान, कनाडा, स्पेन, तुर्की, इसका रेवेन्यू, एक्सटर्नल, इंटरनल, प्रॉफिट, एसेट्स, इसका डेटा क्यों अलग रखना जरूरी है बिजनेसमैन के लिए? बताएं। ये देखिए ना, एक मिनट, आप टोटल सेल बताएं, टोटल रेवेन्यू का टोटल 1000। इसमें से मैं सवाल पढ़ रहा हूं, आप लोग सवाल की तरफ देख रहे हैं, एज्यूम जी। इसमें से चाइना की सेल 320, इंडिया की 78, स्पेन की 85, कनाडा की 330। कौन से मुल्कों पे हम ज्यादा फोकस करें, वहां पे बड़ा पोटेंशियल। पेज 74 पे क्वेश्चन 2, कौन से मुल्कों पे हम ज्यादा फोकस करें जहां पर हमें अभी भी और मार्जिन अवेलेबल है, और अगर हम बेहतर रहे तो वहां पे सेल बढ़ेगी ही इंशाल्लाह। चाइना और कनाडा के अंदर। तो मुझे बताएं, प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे जब टोटल सेल दी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे जब टोटल सेल दी होती है, तो बिजनेसमैन को क्यों इससे कंसर्न होता है कि वो सेल के ब्रेकअप में जाए? बोले ना, कोई एक बेनिफिट बता दें इस बात के, जो डेटा दिया हुआ है, कोई एक बेनिफिट बता दें इस बात का कि इस बिजनेसमैन को जब टोटल सेल प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे गिवन थी, तो फिर टोटल सेल का मुल्क वाइज ब्रेकअप क्यों बना रहा है? अच्छा, राइस वालों को इसे पता होना चाहिए गुलबर्ग कैंपस का कितना प्रॉफिट आ रहा है और गार्डन टाउन का कितना आ रहा है। अच्छा, गोरमे वालों को पता होना चाहिए हमारी हर ब्रांच का कितना प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, बुंदू खान को पता होना चाहिए हमारी हर ब्रांच का कितना प्रॉफिट आ रहा है। इसी तरह जो है वो नेस्ले वालों को पता होना चाहिए पानी का कितना प्रॉफिट आ रहा है, जूस का कितना प्रॉफिट आ रहा है और दही का कितना प्रॉफिट आ रहा है। अलग अलग पता होना चाहिए या कोई नहीं अलग अलग पता होना चाहिए? अलग अलग क्यों पता होना चाहिए? बोले 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 क्यों? प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा प्रॉफिट तो नजर आ रहा होता है भाई। बड़ा मसला हो सकता है पानी बनाने पे लॉस आ रहा हो, जूस और दही के ऊपर फायदा आ रहा हो। अब प्रॉफिट एंड लॉस में नेट हो जाए, यूजर समझे बहुत प्रॉफिट आए हैं, हालांकि उन प्रॉफिट्स में से एक यूनिट कौन सा हो? लॉस मेकिंग। एक यूनिट कौन सा हो? लॉस मेकिंग। क्लियर? ओके। अब आप मुझे बता दें जी, बिजनेसमैन को क्या फायदा है ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का रिकॉर्ड रखने का फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग? कोई यूनिट खरीदना होता है, कोई यूनिट बेचना होता है, किसी से जान छुड़ानी होती है। हो सकता है हम कल कलाकों को जाके कहें यार इंडिया वाला बिजनेस बंद करो, इंडिया वाले बिजनेस के अंदर 78 का रेवेन्यू आया, ये कोई रेवेन्यू है? इंडिया वाला बिजनेस बंद करो, इससे बेहतर है कहीं और काम कर लें। बल्कि आगे जाके देखें इंडिया वाले पे लॉस भी आ रहा है 26 का, और स्पेन वाले पे 15 का लॉस भी आ रहा है इस साल। तो सेल भी उनकी कम है और उन मुल्कों में क्या आने लग गया है? लॉस आने लग गया है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए ये बात रेलिवेंट होनी चाहिए, ये बात रेलिवेंट है हमारे लिए, किस मुल्क का कितना रेवेन्यू है, किस मुल्क के कितने एक्सपेंसेस हैं, किस मुल्क में कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस रेवेन्यू बेस पे अलग करते हैं, वो मुल्क बेस पे अलग करते हैं, कुछ प्रोडक्ट बेस पे करते हैं। नेस्ले वाले मुल्क वाइज प्रोडक्ट्स अलग करेंगे या प्रोडक्ट वाइज? क्योंकि नेस्ले के पाकिस्तान में ही ऑपरेशंस हैं, इसलिए वो मुल्क वाइज जाने के बजाय ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का डाटा बनाएंगे, बट किस तरह बनाएंगे? प्रोडक्ट वाइज। ओके। अच्छा, ये सारा डाटा यूजर को दे दें, टेबल उठा के, ये सारा टेबल उठा के यूजर को दे दें। इसमें बहुत सी चीजें मटेरियल हैं और बहुत सी चीजें इममटेरियल हैं, बहुत सी चीजें मटेरियल हैं और बहुत सी चीजें इममटेरियल हैं। इस डाटे को मैं सिंप्लीफाई करने लगा हूं जी। रजिस्टर खोल लें, इस डाटे को मैं सिंप्लीफाई करने लगा हूं। इस टॉपिक में कोई जनरल एंट्री नहीं है, ये सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए है। नो जनरल एंट्री इन दिस टॉपिक। पहला अकाउंटिंग का टॉपिक आप जिंदगी में पढ़ने लगे हैं जो सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए है।
वर्किंग वन, बेसिक डाटा, बेसिक डाटा। मुझे ना आप इस तरह लिखवा दें जरा, मुल्क इस तरह, चाइना कितना, क्या, इंडिया, ईरान, कनाडा, स्पेस, स्पेन, और ओके, एक्सटर्नल सेल, मैं रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर रहा हूं। अच्छा, इंटरनल सेल आपस में भी ऑर्गेनाइजेशन में सेल होती है। एक्सटर्नल तो आउटसाइड वर्ल्ड को होती है ना, आपस में भी होती है, जैसे P2S आपस की सेल होती थी, आपस में भी मुल्कों में सेल हो सकती है जी। 120, 45, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल का टोटल, वो टोटल वाला कॉलम छोड़े, एक्सटर्नल और इंटरनल का टोटल, हमारे बिजनेस के कितने ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं? 6 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं। 6 सेगमेंट्स हमारे ऑपरेट कर रहे हैं जी। इसको क्लोज कर दें, टोटल सेल होगी। आगे चलें, और किसका डेटा है? प्रॉफिट्स का, और लॉस भी है कहीं जी। 40, 120 माइनस, इसका टोटल नहीं किया करना, कितने? 12 क्या? ओह सॉरी, मैं टोटल, अच्छा प्रॉफिट्स। ओके, आगे चलें जी। एसेट्स अब एक लिखवाए दोनों में, 34, 345, 995, 3800, 580, 880। ओके, अच्छा जी, इसको बेसिक डाटा हम क्या करेंगे, यानी डाटा हमने अपने लिए सिंप्लीफाई कर लिया। अब टोटल्स कराएं, टोटल्स कराएं। आगे 1000, नेवर, इसका टोटल नहीं करना, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि सेल और लॉसेस, प्रॉफिट और लॉस को नेट नहीं करने की इजाजत इस टॉपिक में, इसलिए इसका टोटल नहीं करना, नॉट रिक्वायर्ड। ये वाहिद चीज है जिसका टोटल नहीं करना जी। चलें जी, नोट करें, यहां तक नोट करें।
ओके, इसका टोटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखें इसका टोटल बड़ा इंटरेस्टिंग है इस वाले कॉलम का। अब इस वाले कॉलम के लिए मैं लाइन लगा के पहले मुझे प्रॉफिट्स का टोटल करवाएं। 98 प्लस 47 प्लस 121 प्लस 12 इज इक्वल टू, बोलें जी, 278। ये प्रॉफिट्स का टोटल हो गया। 98 47 121 12 प्रॉफिट का टोटल हो गया। लॉसेस का टोटल करवाएं। साइन पे नहीं जाना, साइन पे नहीं जाना। 26 प्लस 15 इज इक्वल टू 41। आगे आपने छोटा सा लिखा करना है, ग्रेटर इज 278, ग्रेटर इज 278। असल में मुझे 278 यहां लिख देना चाहिए, लेकिन मैं लिखा नहीं करूंगा, लिखना हो तो लिख लूं, मेरी मर्जी है। 278 चलें लिख देता हूं, कोई मसला नहीं, लिख देता हूं 278। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का नेट नहीं करना, स्टैंडर्ड कहते हैं इससे ऑपरेटिंग सेगमेंट में मसला आ सकता है, मशवरा है स्टैंडर्ड का, बस करना हमें मजबूरन यही है पेपर में। हमारा दिल चाह रहा था नेट करके चले, वो कहते हैं नहीं प्रॉफिट लॉसेस नेट हो जाएंगे, मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सारे प्रॉफिट वाले अलग जमा कर दो, सारे लॉसेस वाले अलग जमा कर दो, फिर देखो कि प्रॉफिट्स वाले सेगमेंट ज्यादा हैं या लॉसेस वाले। जी प्रॉफिट्स ज्यादा आ रहे हैं एब्सोल्यूट अमाउंट्स में। एब्सोल्यूट अमाउंट्स का मतलब होता है साइंस को इग्नोर करते हुए, प्रॉफिट्स के साइंस लॉसेस के साइन छोड़ो परे, प्रॉफिट्स को अलग जमा करो, लॉसेस को अलग जमा करो। दोनों में से हायर बताएं क्या है। हाँ, अब मैं अपने समझने के लिए बेशक इधर 278 लिख देता हूं, आप भी बेशक पेपर में लिख दिया करें, कोई मसला नहीं, लेकिन नीचे भी लिखा रहे तो कोई मसला नहीं। अच्छा, अब पता है क्या बात यह कि यूजर को बताना क्या है, किस किस मुल्क की सेल बताएं। चाइना की सेल यूजर को बताएं, इंडिया की बताएं, नहीं बतानी है, क्या करना है। इसके लिए अब मैं अगली बात करने लगा हूं, ब्लू और रेड मार्कर। ये मैं ब्लू मार्कर लगा रहा हूं 3 जगहों पे। अच्छा, कौन सा आपको मटेरियल लग रहा है इसमें जो यूजर को बता दें। 1000 के ब्रेकअप में जाएं, 320 और कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए मटेरियल के लिए। पता नहीं मटेरियलिटी का लेवल हर एक का अपना हो, तो स्टैंडर्ड ने कहा जी आप ऐसा करो, एक टेस्ट परफॉर्म करो। टेस्ट परफॉर्म क्या करो, वर्किंग 2। इस टेस्ट का नाम है 10% टेस्ट। 10% टेस्ट परफॉर्म करो, ठीक है। किस किस पे 10%? 10% ऑफ टोटल सेल, 10% ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस, विच एवर इज ग्रेटर। तो 10% ऑफ प्रॉफिट्स है हमारे सिनेरियो में, क्योंकि हमारे सिनेरियो में प्रॉफिट्स ग्रेटर आ रहे हैं या लॉसेस, प्रॉफिट्स। और 10% ले लो ऑफ एसेट्स का। कहते हैं मेरी नजर में जिस मुल्क की सेल 10% से ज्यादा है वो मुल्क बड़ा मुल्क है। यूजर को बताओ उस मुल्क की कितनी सेल है। मेरी नजर में जिस मुल्क का प्रॉफिट 10% प्रॉफिट से भी ज्यादा है तो वो मुल्क यूजर को बताओ कि ये मुल्क बड़ा मुल्क है। छोटे छोटे मुल्क ना बताओ यूजर को, बड़े बड़े मुल्क से यूजर को बताने हैं। मेरी नजर में जिस मुल्क के एसेट्स टोटल बिजनेस एसेट्स के 10% से ज्यादा हैं वो मेरी नजर में कौन सा मुल्क है, बड़ा मुल्क। ये सारी कैलकुलेशन के पीछे बैक एंड पे कौन सा कॉन्सेप्ट है जो इंट्रो में पढ़ा था, मटीरियलिटी, कि मटीरियल इंफॉर्मेशन को यूजर को बताना है, बाकी को नहीं बताना। स्टेप्स अभी तक समझ आ रहे हैं? सिंपल है या मुश्किल है? सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, अच्छा जी, 10% ऑफ सेल। भाई ये क्या कर रहे हैं, कहां देख रहे हैं? %10 ऑफ सेल, बोले जी 100। बोले 278। जो मैंने सर्कल लगाए हैं ब्लू से 27.8, 10,000 इंटू
इज इक्वल टू, बोले 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 1000। ओके, अब आप मुझे बता दें, इस 100 को सामने रखना है, इस 100 को सामने रखना है, क्या 100 को अगर मैं कंपेयर करूं 320 से, तो 320 हायर है। चाइना की सेल हम यूजर को बताएंगे, चाइना की सेल हम यूजर को बताएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, ये यूजर को बताने की जरूरत नहीं। इंडिया की सेल क्योंकि 100 से कम है। क्या अजीब स्टैंडर्ड है, 3 मुल्कों को फर्क कर दिया, कहते यूजर को बताने की जरूरत नहीं इन 3 मुल्कों के बारे में, लेकिन लो 4 मुल्कों को, 4 बिल्कुल जो राइट, 4 मुल्कों के बारे में यूजर को बताने की जरूरत नहीं कि इन मुल्कों में आप जाके क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं ये इमटेरियल है। लेकिन लोगों ने एतराज किया इस पे, लोगों ने कहा स्टैंडर्ड प्रॉफिट देख लो, हो सकता है किसी के प्रॉफिट ज्यादा हो, अगर इनमें से किसी और का प्रॉफिट भी ज्यादा आ गया तो वो भी यूजर को बताना पड़ेगा। अभी जो यूजर को बताने हैं मैंने टिक कर दिए हैं, यूजर को इस वक्त कौन से मुल्क बताने जरूरी हैं? चाइना, और क्योंकि उनकी सेल अच्छी खासी है, बस ये वजह है, क्योंकि उनकी सेल अच्छी खासी है। आप पकड़े 27.8 को, और एक और काम करना है आपने, 27.8 को पकड़ के ना यहां साइंस इग्नोर कर देने हैं, यहां साइंस इग्नोर कर देने हैं, साइंस नहीं अब देखने, साइंस नहीं देखने, ये साइंस है थोड़ी सी, बस साइंस पे नहीं जाना अब आपने कि साइन क्या लगे हुए हैं। अच्छा जी 27.8, 98 ज्यादा है, मैं साइन दिल चाह रहा है वैसे मिटा दूं, 26 और 15 पे साइन मिटा दूं, क्योंकि लॉस भी 27.8 से ज्यादा हो तो हैवी लॉस होगा, ठीक है। साइंस इग्नोर करने हैं इस टॉपिक में प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए। जी बोलें जी 27.8, ये तो वही वाला है, इसको तो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं यूजर को बताने हैं, चलो दोबारा कंफर्म हो गया, खैर है, ये यूजर को ना बताएं। 1.8 कम है, 1.8 कम है, पहले तो नहीं था हैरान, लेकिन हैरान ने शॉट मारी है, प्रॉफिट हमने कमाए हैं। लेवल चेक करें हैरान का, सेल इसकी इतनी नहीं थी लेकिन खर्चे कम थे, जिसकी वजह से प्रॉफिट अन्ना आ गया, और प्रॉफिट ओवरऑल बिजनेस का 27 प्रॉफिट है, 10%, ओवरऑल बिजनेस के प्रॉफिट का 10% 27 है, लेकिन अकेले ईरान का ही प्रॉफिट कितना है? तो मेजर कंट्री है हमारी नजर में, ये भी क्या बन गया, ऐसा मुल्क जिसके बारे में यूजर को बताना है। आगे चलें, 27 से ज्यादा, चलेंगे। लोगों ने कहा नहीं भाई, खाली सेल और प्रॉफिट नहीं, हो सकता है किसी मुल्क में आपके प्लांट, बिल्डिंग, लैंड्स इतनी पड़ी हो कि यूजर को बताना जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाए। तो ऐसा करो कि एसेट्स का भी करो, आप टोटल एसेट्स का भी टोटल करो, ऐसे का टोटल कराएं जी। यस काश ये भी हो जाता, 1112 लिखा तो इसको भी टिक कर देता, तुर्की भी रिपोर्ट। अब यूजर को सिर्फ आपने चाइना के बारे में बताना है। अच्छा जब बताना है तो सारा वो चले बताना कल मैं बताऊंगा, कल डिस्क्लोजर्स कल करने हैं इसके, आज वर्किंग्स करनी है, कल नोट बनाना है इसका, नोट कल बनाना है। यूजर को बताना कैसे उस बात को छोड़ें, यूजर को किसकी सेल के बारे में बताएंगे? चाइना की सेल के बारे में, प्रॉफिट के बारे में भी, एसेट्स के बारे में भी। यूजर को ईरान की सेल भी बताएंगे कल, प्रॉफिट भी बताएंगे, एसेट्स भी बताएंगे। ये टिक लगेगा, मतलब ये नहीं कि आपने ये बाकी चीजें नहीं बतानी, बाकी भी बतानी है, क्योंकि ये मेजर कंट्री किसी एतबार से बन गई है। और कनाडा के बारे में भी यूजर को बताना है। तो कितने मुल्कों के बारे में यूजर को बताना जरूरी हो गया? 3 मुल्कों के बारे में यूजर को बताना जरूरी हो गया। क्लियर भाई? इधर देखो, क्लियर? आसान है मुश्किल है? आसान है, लेकिन आपने ऐसे नहीं किया करना, यानी टिक नहीं लगाया करने, आपने टिक नहीं लगाया करने। ये हमारा सॉल्यूशन है। इधर देखिएगा,
These are operating segments 6. Out of 6, 3 are reportable operating segments. मतलब बताएं दोनों लफ्जों में, 6 are operating segments and 3 are reportable operating segments. बोले मतलब बताएं, 6 are operating segments and 3 are reportable operating segments. 6 operating segments है और 3 reportable operating segment है. Reportable किस बेस पे डिसाइड होता है? या एंड नहीं, और या किसी मुल्क की टोटल सेल, हमारी सेल जो हमारी सेल का 10% है, उस मुल्क की टोटल सेल हमारी सेल के 10% से ज्यादा हो, या उस मुल्क के प्रॉफिट्स हमारे प्रॉफिट्स के 10% से ज्यादा हो, या उस मुल्क के एसेट्स हमारे बिजनेस के एसेट्स के 10% से ज्यादा हो. तो ये क्राइटेरिया बन जाएगा किसी मुल्क को क्या बनाने का? रिपोर्टेबल. लेकिन याद रखिएगा, ऑपरेट तो दुनिया में हमारे कितने मुल्क कर रहे हैं? 6. ऑपरेटिंग सेगमेंट्स कितने हैं? 6. इसमें से रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट 3, जिनके बारे में यूजर को बताएं. अच्छा, तो मैं कह रहा था पेपर में आपने ऐसे देखना है, 100 को पकड़ना है, 100 को पकड़ना है, और बेशक यहीं पे कॉलम डाल दें, सॉल्यूशन पे यहीं पे कॉलम डला हुआ है, यहीं पे कॉलम डला हुआ है. चलें, जगह तो थोड़ी सी है, मैं कॉलम डाल देता हूं, कोई मसला नहीं. 100 320 ज्यादा है, यहां पे लिख देंगे सी, चाइना. चाइना, अभी मैं सॉल्यूशन खुलवाता हूं आपको. चाइना. 100 78 ज्यादा है, छोड़ें. 100 90 ज्यादा है, छोड़ें. 100 330 ज्यादा है, 85. पहले दूसरा बता दें, कनाडा. ये सी से चाइना और ये सी ए से कनाडा जी. 100 85 ज्यादा है, 100 97 ज्यादा है, नो. सेल की बुनियाद पे चाइना और कनाडा आइडेंटिफाई हुए, वो टिक नहीं मार रहे जो मैंने मारे थे अभी. आगे चलें. 278 का 10%, 27.8. 98 ज्यादा है, दोबारा ना लिखें आगे, चाइना तो ऊपर लिख लिया भाई, यूजर को बताना है तो बताना है, बस खत्म, दोबारा ना लिखें. आगे चलें. 26 यूजर को बताने, 47 बताने, क्या नाम है इसका? ऊपर लिखा हुआ है, इसके आगे आई, ईरान. आगे चलें जी. 121 इस बुनियाद पे भी यूजर को बताने, लेकिन हमने ऊपर ऑलरेडी, खैर है. आगे चलें. स्पेन 15 कम है ना 27.8 से. अच्छा, इसके बाद तुर्की 12 है, 27.8 से कम है, यूजर को बताने, नो. आगे चलें. 1000 का टेस्ट. शायद कोई और मुल्क एसेट्स भी बड़े ज्यादा पड़े हों किसी मुल्क में, लेकिन मेरे ख्याल से और किसी मुल्क में एसेट्स ज्यादा पड़े नहीं हुए. दोबारा चेक कर लेते हैं. 1000 3400. चाइना बताने, वो तो मैंने लिख दिया बताने जी. इंडिया के बारे में बताने, आगे बताएं. ईरान के बारे में बताने, कनाडा के बारे में बताने, लेकिन वो ऑलरेडी लिख दिया. आगे चलें. आगे चलें, नहीं, कोई नहीं बताने की जरूरत. क्लियर? तो आप बता दें कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई हुए. ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है. ये मैं वर्किंग्स करूंगा, वर्किंग 1 2, और मेरा आंसर चाइना, कनाडा, ईरान. ये 3 क्या बन जाएंगे, और बाकी अदर सेगमेंट्स, बाकी तीनों को मिला के अदर सेगमेंट, और इन 3 का नाम रिपोर्टेबल सेगमेंट. ओके, एक सेकेंड, एक टेस्ट और करना है. 75% एक्सटर्नल सेल का लेना है, 75% एक्सटर्नल सेल का लेना है. ओके, ये टेस्ट कैसे करना है जरा अटेंटिव हो जाए. एक्सटर्नल सेल का 75% बताएं कितना है.
612 ज़रब 75%, 459। एक्सटर्नल सेल का 75%। ये टेस्ट एंड पे किया करना है, इसलिए मैं इसको रेड से सर्कल कर रहा हूं। ये टेस्ट आपने एंड पे किया करना है। व्हाट इज द 75% ऑफ माई एक्सटर्नल सेल? 459। अब आपने किसी मुल्क को नहीं देखना, आपने क्या करना है, इधर आना है। चाइना, कनाडा, ईरान। चाइना, कनाडा, ईरान, सिर्फ इनकी एक्सटर्नल सेल बतानी है। 200 एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सवाल। चाइना की एक्सटर्नल सेल, कनाडा की, ईरान की 90, टोटल 485। और ये कितना? 459। इस टेस्ट के बाद मरीज में कोई मसला आइडेंटिफाई नहीं हुआ, डू नथिंग, कुछ नहीं करना। असूल सुने क्या है? स्टैंडर्ड कहते हैं एंड पे को टेस्ट लगाओ, एक्सटर्नल सेल को पकड़ो और 75% लो। जी, एक्सटर्नल सेल का 75% कितना? 459। अब रिपोर्टेबल को पकड़ो और इसकी सेल लिख लो। अब इन दोनों का मुकाबला कराओ, इन दोनों में कुश्ती कराओ, इन दोनों का मुकाबला कराओ। क्या हमने, ओ भाई क्या हमने एक्सटर्नल सेल का 75% से ज्यादा यूजर को बता दिए? दोबारा सुने सवाल। क्या हमने एक्सटर्नल सेल का 75% से ज्यादा यूजर को बता दिए? और अब कितना बताएंगे उससे? कल जो मैं सवाल कराऊंगा ना, उसमें ये इधर 459 आएगा, इधर आएगा 430। फिर हमें और सेगमेंट ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि 3 टेस्ट के बाद एक चौथा टेस्ट भी लगाना होता है। चौथा टेस्ट क्या है? कम से कम यूजर को एक्सटर्नल सेल का 75% का ब्रेकअप तो दो ना। ऐसा ना हो कि यूजर को एक्सटर्नल सेल का 75% का ब्रेकअप ही ना जा रहा हो। मेरे ख्याल से हम यूजर को एक्सटर्नल सेल के 75% से भी ज्यादा बता रहे हैं। ये देख लें 485, ये इससे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। किन लोगों को ये बात समझ आ गई है? जरा हाथ खड़ा कर दें। एक्सटर्नल सेल का कितना लिया करना है? 75%। और उसे किससे जमा किया, किससे कंपेयर किया करना है? रिपोर्टेबल सेगमेंट्स में से। अब जब रिपोर्टेबल सेगमेंट का टोटल मारा तो वो आया 485। एक्सटर्नल सेल है ये, हमारी एक्सटर्नल सेल है कितनी? मेरे ख्याल से हम उससे ज्यादा यूजर को बता रहे हैं, तो क्या करें? अब कुछ भी नहीं करें। और अगर एक्सटर्नल सेल का टोटल होता 459, 75%, और इधर आता सिर्फ 400, तो यूजर को फिर 75% सेल हम नहीं बता रहे, फिर हमें और सेगमेंट ढूंढने पड़ते। वो ढूंढने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। हायर सेल वाला कोई भी उठा लेंगे, वो ढूंढने का तरीका आसान होगा। समझिए, ये बात समझिए। कोई भी हायर सेल वाला उठा के इधर डाल के देख लेंगे, 75% से बढ़ जाएगा, मजे हो जाएंगे। लेकिन आज आपने लिखना है डू नथिंग। क्यों? वजह बताएं, वजह भी लिखिएगा। क्योंकि ये क्या आ गया है? ग्रेटर, ग्रेटर। और टोटल किससे किया करना है? चाइना, कनाडा और ईरान। जो कौन से सेगमेंट हैं? ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। अच्छा, होमवर्क में ऐसा सवाल ना दे दिया जाए जिसमें ये लोअर आ रहा हो, परेशान तो नहीं होंगे? ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा, अभी नोट करें फिलहाल।
जी स्टेप्स बता दें क्या क्या है। सबसे पहले कौन सा डेटा चाहिए हमें? बेसिक डेटा। बेसिक डेटा में क्या क्या चाहिए? एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, प्रॉफिट्स और एसेट्स। इनको टोटल कर दें, देखते रहना यार, इनको टोटल कर दें। इसका टोटल नहीं करना, प्रॉफिट्स का अलग, लॉसेस का अलग, दोनों में से क्या उठाने? हायर। समझने के लिए यहां लिखना, लिख लें, समझने के लिए यहां लिखना, लिख लें। उसके बाद ये साइन इग्नोर कर देने हैं, 26 और 15 के साइन इग्नोर कर देने हैं कंपैरिजन करते हुए। और उसके बाद किसका टोटल करना है? लाइबिलिटीज नहीं है, 10% टेस्ट में लाइबिलिटीज का टेस्ट नहीं है। स्टैंडर्ड कहते छोड़ो परे, लाइबिलिटीज क्या चीज होती है, छोड़ो परे, तो थोड़ी सी होती है। लाइबिलिटीज का टेस्ट नहीं है, स्टैंडर्ड कहते हैं इसका लगाना नहीं। सिर्फ 3 टेस्ट लगाने हैं। किस किस पे? ये वाला टोटल सेल पे लगाने हैं, ये वाला टोटल सेल पे लगाना है पहले वाला टेस्ट। 10% टोटल सेल का, 10% और 10% इसके बाद बच्चों की तरह कंपेयर करना है। 100, 320 बहुत ज्यादा है, लिखो यार चाइना, फिर बच्चों की तरह करना है। फिर 100 बहुत कम है, छोड़ो, 100 बहुत कम है, 100 बहुत ज्यादा है, बच्चों की तरह करना है, बहुत ज्यादा है, लिख लो यार, इसका नाम लिख लो। ये बच्चों वाला काम करके, ये बच्चों की तरह ये सारे पकड़ेंगे। चाइना, कनाडा, ईरान बच्चों की तरह पकड़ेंगे, मसला नहीं है, हिम्मत करेंगे। अब चाइना, कनाडा, ईरान पकड़ेंगे। अच्छा, अब इसके बाद अगला काम आपने क्या करना है? इसके बाद आपने जो है वो क्या, किसका लेना है? ये जो मैंने 4 सर्कल लगाए हैं सिर्फ इन्हीं का लिया करना है। इसके अलावा कोई 5वीं चीज मैं सिलेबस में नहीं कह रहा, स्टैंडर्ड में नहीं है इसके अलावा कोई 5वीं चीज। फिर इसके बाद आपने किसका लेना है? 75% एक्सटर्नल सेल का। जब एक्सटर्नल सेल का 75% ले लिया तो इसको किससे कंपेयर करना है? रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की एक्सटर्नल सेल से। उसके बाद देखना है, आप ये बताएं 75% से ज्यादा आ रहे हैं जी? ये जरा लगाएं, 485 डिवाइडेड बाय 612, 485 डिवाइडेड बाय 612, 79%। जी बता दें। अब ये ऑलरेडी क्या है? ज्यादा है। अब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, नो सेगमेंट। तो व्हाट इज माय सॉल्यूशन ऑफ टुडे? ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन छोटा सा है, वर्किंग ज्यादा है, 3 वर्किंग्स हुआ करेंगे, सॉल्यूशन छोटा सा है। चलें जी, ओवर। होमवर्क में कर लीजिएगा प्रैक्टिस का। ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? 2। तो इस सफ़े में वो पेज गलत जगह पे लगा हुआ है, IFRS 8 वाला। क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा। 3 से बेहतर 4 है, 3 कर लें। ओवर।